ये क्वेश्चन देखना आगे। क्वेश्चन देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। एल्कोहल चल रहा है, नोट जरूर बनाना तुम लोग, हाथ से लिख के जरूर बनाना नोट ढंग से। हाथ से नहीं लिखोगे नहीं क्लियर होंगी सारी चीजें। मोनोनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल मिथेनोएट, पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे फिनाइल मिथेनोएट का। मिथेनोएट बोल दिया तो ये एस्टर है। फिनाइल यानी यहाँ पे आएगा CCH5। मिथेनोएट बोला तो यहाँ एक एच आएगा। अब इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। बेंजीन के ऊपर OCHO। बेंजीन के ऊपर OCHO। कैसे भी बना लो, ऐसे बनाना ऐसे बनाओ, ऐसे बनाना तुम ऐसे ही बना लो। H, C bond O, O बेंजीन। कैसे भी बना लो स्ट्रक्चर। इसमें मैंने मोनो नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन करना है तो कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4 डालेंगे। तो आंसर आ जाएगा, OCHO है ही, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे पैरा पोजिशन पे NO2। सही ना, पैरा पोजिशन पे NO2। चाहे इसके में करते हैं मोनो नाइट्रेशन, सही ना, इसमें कर दो तुम चाहे, तो इसके भी पैरा पोजिशन पे NO2 आ जाएगा। एक ही बात है दोनों, दोनों एक ही बात है। फिर रिएक्शन ऑफ एस्टोफिनॉन, रिएक्शन ऑफ एस्टोफिनॉन Br2Fe, ये रहा एस्टोफिनॉन। Br2Fe के साथ, Br2Fe। अगर एस्टोफिनॉन की रिएक्शन होगी Br2Fe के साथ, अब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऊपर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है ना ये, तो मेटा डायरेक्टिंग होगा। तो इसलिए इसलिए COCH3 है ऊपर और Br आ जाएगा मेटा पोजिशन पे। मेटा ब्रोमो एस्टोफिनॉन आ जाएगा। फिर सल्फोनेशन ऑफ फिनाइल बेंजोएट। फिनाइल बेंजोएट ये रहा, एस्टर है, यहाँ पे फिनाइल आएगा, यहाँ पे भी बेंजीन रिंग, फिनाइल बेंजोएट तो यहाँ पे भी बेंजीन रिंग। ये दोनों आ गए। अब इसने बोला इसमें करना है सल्फोनेशन, कंसंट्रेटेड H2O4 डालेंगे। कंसंट्रेटेड H2O4 डालेंगे तो अब तुम्हें पता है ये वाली रिंग ज्यादा एक्टिवेट होगी, क्यों? क्योंकि O के पास लोन पेयर है इसके साथ, ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो इससे रिंग ज्यादा एक्टिवेट होगी। और ये वाली रिंग तो डीएक्टिवेट होगी, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन तो कीटो ग्रुप खींचेगा। तो इसलिए दूसरी वाली रिंग, इस रिंग के पैरा पे, ये एज इट इज रखना, इस रिंग के पैरा पे आ जाएगा SO3H। इस रिंग के पैरा पे क्या आ जाएगा? SO3H। ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट अब है क्लोरीनेशन ऑफ एन फिनाइल बेंजामाइड। सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। क्लोरीनेशन ऑफ एन फिनाइल बेंजामाइड, ये रहा एन फिनाइल बेंजामाइड, सेकेंडरी अमाइड है ये बना दिया। एन के साथ फिनाइल है तो यहाँ फिनाइल लगा दो, बेंजामाइड है तो यहाँ फिनाइल लगा दो। तो अब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे एन के बाद लोन पेयर है, ये इसको दे सकता है इस वाली रिंग को, तो इससे ये रिंग ज्यादा एक्टिवेटेड है, इसकी पैरा पोजिशन पे CL आ जाएगा, इसकी पैरा पोजिशन पे CL आ जाएगा। यही आंसर है, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ उसका आंसर। फिर फ्रीडे मिथाइलेशन ऑफ बेंजोइक एसिड एनिडीन एंड नाइट्रोबेंजीन, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछते हैं पेपर के अंदर। नाइट्रोबेंजीन है, इसमें CH3Cl AlCl3 डाल दिया, नो रिएक्शन। हाईली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, हाईली डीएक्टिवेटिंग, तो वीकर इलेक्ट्रोफाइल लाइक R+ या CH3+ कैन नॉट अटैक ऑन द बेंजीन रिंग। सेम आंसर COH के साथ, ये भी विड्रॉइंग है अच्छा खासा, तो इसमें CH3Cl AlCl3 डाला, नो रिएक्शन। विड्रॉइंग ग्रुप आएंगे बहुत ज्यादा, तो नो रिएक्शन आएगा एल्काइलेशन के अंदर और एसाइलेशन के अंदर। और तीसरा है एनिलीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आता है। एनिलीन, एनिलीन लिया अगर मैंने और इसमें डाल दिया CH3Cl, NH2 है ये, इसमें डाल दिया CH3Cl AlCl3 में, तो इसमें भी आएगा नो रिएक्शन। ये क्यों आएगा जबकि ये तो हाईली एक्टिवेटिंग है? रीजन क्या है? एनिलीन है बेस, ल्यूइस बेस, AlCl3 है ल्यूइस एसिड, तो एसिड बेस रिएक्शन होकर के एन पे पॉजिटिव आ जाएगा, ये डीएक्टिवेट हो जाएगी, ये बन जाएगा। इन दोनों की रिएक्शन होगी ना तो ये बन जाएगा NH2, एन अपना लोन पेयर, एन अपना लोन पेयर देगा AlCl3 जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो NH2+ AlCl3 नेगेटिव, ये आ जाएगा प्लस माइनस। और अब प्लस आने की वजह से ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इसको क्या कर देगा? डीएक्टिवेट, इसलिए इसमें नो रिएक्शन आता है आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल एल्काइलेशन विद CH3Cl in presence of anhydrous AlCl3. AlCl3 is Lewis acid. NH2 it is a Lewis base, so acid base reaction takes place in which, ये दिखाना पूरा स्ट्रक्चर, in which nitrogen acquires positive charge, hence will deactivate the ring, so weaker electrophile like R+ cannot attack on the benzene ring। तो ये आंसर आ जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
तीनों में आएगा नो रिएक्शन, इसमें भी नो रिएक्शन, इसमें भी नो रिएक्शन, इसमें भी नो रिएक्शन। रीजन पता होना चाहिए जरूर, स्पेशली एनिलीन वाले केस में। मोनोनाइट्रेशन एंड डाई नाइट्रेशन ऑफ फिनाइल एसिडेट। फिनाइल एसिडेट ये भी एस्टर है, ये बना लिया पहले। फिनाइल है तो यहाँ फिनाइल लगा दो, एसिडेट है तो यहाँ सी एस लगा दो, एसिडेट या इथेनोएट। अब इसमें मोनोनाइट्रेशन करना पहले, फिर डाइनाइट्रेशन। मोनोनाइट्रेशन यानी कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड HO4, ये डालेंगे तो रिंग के ओ केवल लोन पेयर है, डोनेट करेगा तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगी रिंग। इसके पैरा पोजीशन पे आ जाएगा NO2। और इसका डाइनाइट्रेशन करते हैं, अगर डाइनाइट्रेशन भी बोला हुआ है, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4, तो भी ओ लोन पेयर देगा, तो इस रिंग को एक्टिवेट करेगा। NO2 तो विड्रॉइंग है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए अब रिंग का पैरा पोजीशन ब्लॉक है, तो इसलिए ऑर्थो पोजीशन पे NO2 आ जाएगा, ऑर्थो पोजीशन पे NO2 आ जाएगा। ये आंसर है इसका, मोनोनाइट्रेशन एंड डाइनाइट्रेशन ऑफ फिनाइल एसिड का। सही है? तो ये खत्म हो गया, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर करना है इसमें। नेक्स्ट नोट करना आगे। ल्यूकास रिएजेंट टेस्ट, डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्कोहल, तीन टाइप्स के एल्कोहल। 3 डिग्री एल्कोहल है, कंसंट्रेटेड HCl, एनहाइड्रेटेड NaCl2 डाला तो टर्बिडिटी आ जाएगी इमीडिएटली। जरूर क्या ना, ये इमीडिएट टर्बिडिटी, क्लाउडीनेस जो आएगी उसी वक्त आ जाएगी, क्योंकि टर्शियरी कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल होता है। और R2CHOH है, कंसंट्रेटेड HCl, एनहाइड्रेटेड NaCl2 डाला तो इसमें टर्बिडिटी आएगी 5 मिनट के अंदर, 5 मिनट के बाद आएगी टर्बिडिटी, लिखा हुआ है इसमें, ये जरूर क्या आना है। रीजन, क्योंकि इसमें सेकेंडरी कार्बोटाइन कम स्टेबल बनेगा OH हटने के बाद। और अगर प्राइमरी एल्कोहल है तो कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रेटेड NaCl2 डाल दिया, लूकास रिएजेंट कहते हैं इसको। कंसंट्रेटेड HCl और एनहाइड्रेटेड NaCl2 को कहते हैं लूकास रिएजेंट। एनहाइड्रेटेड NaCl2 का रूल होता है टू क्लीव CO बॉन्ड, CO बॉन्ड का क्लीवेज करना। इसमें नो रिएक्शन, इसमें नो रिएक्शन, नो टर्बिडिटी अपीयर्स, या फिर कह सकते हो टर्बिडिटी अपीयर्स ओनली आफ्टर हीटिंग, हीट करेंगे तब टर्बिडिटी आएगी। है ना? तो ये तीनों ये पेपर में पूछा आता है, लूकास रिएजेंट टेस्ट। है ना? नेक्स्ट दिखाना है आगे। इसको थोड़ा बड़ा कर सकते हो, बड़ा कर लो। विक्टोरिया टेस्ट बोर्ड के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट है। विक्टोरिया टेस्ट देखो, इसमें क्या है, बस रहने दो। प्राइमरी अल्कोहल है, इसमें डाला HI और PI3। PI3 लिख सकते हो, P+I2 भी लिख सकते हो, P+3/2I2। तो RCH2 आई आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। फिर डालेंगे AgNO2, आई हट के NO2 आ जाएगा। और फिर डालेंगे HONO, HONO डालेंगे तो वाटर बाहर निकल जाएगा। HONO डालेंगे तो क्या होगा, वाटर बाहर निकल जाएगा, ये वाटर बाहर निकल गया वाला H2O, ये बाहर निकल जाएगा। और मिलेगा नाइट्रोलिक एसिड, RCNO2 डबल बॉन्ड NOH, इसे बोलते हैं नाइट्रोलिक एसिड। और NaOH डालेंगे तो ब्लड रेड कलरेशन आ जाएगी इस केस में। सेम एजेंट डालने हैं इसके अंदर, PI3, AgNO2, HNO2, NaOH, ये 4 एजेंट डालने होते हैं हमेशा। तो इसमें पहले OH की जगह आई आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आई की जगह NO2 आ गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, HONO डालेंगे, फिर वाटर बाहर इस तरीके से, H यहां से और OH यहां से, NO नीचे NO रहेगा, इसे बोलते हैं स्यूडोनाइट्राइल, ये है स्यूडोनाइट्राइल या स्यूडोनाइट्रोल। और इसमें NaOH डाल देंगे तो ब्लू कलरेशन। टर्शरी में सेम रिएक्शन लगाना, HNO के साथ कोई रिएक्शन नहीं, NaOH के साथ कोई रिएक्शन नहीं, कलरलेस आता है। तो ये पूरा विक्टोरिया टेस्ट है, जिसमें हम नाइट्रो एल्केन्स को भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं आधा टेस्ट में, इसके इतने के बाद। नाइट्रो एल्केन ये सेकेंडरी वाला, ये टर्शी वाला, तीनों नाइट्रो एल्केन्स भी डिफरेंशिएट होते हैं इसी विक्टोरिया टेस्ट के हाफ पार्ट से। तो ये याद रख लेना जरूर, ये है विक्टोरिया टेस्ट। नेक्स्ट करेंगे, वो ये कलर याद रखना जरूर, ब्लड रेड कलरेशन, ब्लू कलरेशन और कलरलेस लास्ट में। और रीजन क्या है, PI3, AgNO2, HNO2 और NaOH। निशान नीचे कर दो। डिस्टिंक्शन बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल, बोर्ड में बहुत बार आया हुआ है। फिनॉल में एक टेस्ट ट्यूब में तुम्हारे पास एल्कोहल है, कोई भी एल्कोहल, एक टेस्ट ट्यूब में फिनॉल। फिनॉल में जैसे ही तुम ब्रोमीन वाटर डालोगे, Br2H2O, तो इमीडिएटली व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा, ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का, तीनों जगह Br आएगा। अभी रीजन दिया मैंने पीछे इसका। कपलिंग रिएक्शन लगाएंगे, BDC है, फिनॉल डाल दिया, BDC फिनॉल है तो HCl ये बाहर, H और ये Cl बाहर हो जाएगा, HCl बाहर निकलेगा, pH होना चाहिए 9 to 10, pH होना चाहिए 9 to 10, और ये आ जाएगा। और टेम्परेचर इस रिएक्शन में तुम बताइए, BDC जब भी आता है तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना चाहिए, बर्फ में करते हैं रिएक्शन को। N=N और OH, पैरा पे हाइड्रोक्सी, ये एजो ग्रुप होता है, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। और ऑरेंज कलर की डाई जरूर लिख के आना है, ऑरेंज डाई, सही ना? ये फिनॉल के लिए है। और सेम कपलिंग रिएक्शन नेम रिएक्शन है, ये नेम रिएक्शन है इंपॉर्टेंट, नोट कर लेना। और अगर एनिलीन होता फिनॉल की जगह, इस फिनॉल की जगह एनिलीन आ जाए नीचे, निशा थोड़ा करना नीचे,
अगर एनिलीन आ गया तो उस केस में, एनिलीन आ गया उस केस में यहाँ से फिर HCl बाहर निकलेगा, लेकिन पीएच लेंगे अब 4 to 5। पीएच क्या लेंगे? 4 to 5, जरूर याद रखना। ऊपर पीएच 9 to 10 था, नीचे पीएच 4 to 5। तो पैरा पे अमाइनो एजो ग्रुप, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन, येलो कलर की डाई, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन येलो कलर की डाई आ जाएगी। ठीक है, पैरा अमाइनो एजो बेंजीन येलो कलर की डाई आ जाएगी, ये याद रखना इसके अंदर। तो दोनों कपलिंग रिएक्शन है, फिनॉल की टेस्ट मैंने ऊपर बता दिया। थर्ड रिएक्शन ध्यान से, फिर तीसरा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फिनॉल में अगर हमने डाल दिया फेरिक क्लोराइड तो CCH5O- है, Fe पे 3+ है, क्रॉस कर देंगे, क्रॉस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा फेरिक फिनॉक्साइड वायलेट कलरेशन। कलर जरूर बताना है, वायलेट कलरेशन। और एल्कोहल वाला टेस्ट नहीं देंगे। 3 टेस्ट बता दिए मैंने, ब्रोमीन वाटर टेस्ट, कपलिंग रिएक्शन, और तीसरा फेरिक क्लोराइड टेस्ट। फिनॉल और बेंजोइक एसिड में डिस्टिंक्शन है, अगर फिनॉल और बेंजोइक एसिड में तो 2 टेस्ट है इसके लिए। एक तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट ही है, फिनॉल FeCl3 के साथ फेरिक फिनॉक्साइड का वायलेट कलरेशन देता है। एस, कोई भी एसिड, बेंजोइक एसिड हो, एसिडिक एसिड हो, FeCl3 के साथ फेरिक बेंजोएट, एसिडिक एसिड होता है फेरिक एसिडेट, इसका बफ कलर देगा। बफ कलर यानी लाइट पिंक कलर या स्किन कलर। तो ये दोनों में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब में फिनॉल, एक टेस्ट ट्यूब में बेंजोइक एसिड। दूसरा टेस्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, NaHCO3 के अंदर H2CO3 है, H2CO3 से अच्छा एसिड है बेंजोइक एसिड, इसलिए बेंजोइक एसिड H2CO3 को डिस्प्लेस करके खुद आ जाएगा, सोडियम बेंजोएट मिल जाएगा। साथ में CO2 गैस बाहर निकल गई, H2CO3 या CO2 गैस बाहर निकल गई, इसका ब्रिस्क एफरवेसेंस, ये पेपर में जरूर लिख के आना है, ब्रिस्क एफरवेसेंस। लेकिन फिनॉल तो वीकर एसिड है H2CO3 से, इसलिए इस सॉल्ट में से H2CO3 को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, नो ब्रिस्क एफरवेसेंस ऑफ CO2, ये पढ़ाया हुआ है। ये डिस्टिंक्शन आ गया फिनॉल और एसिड्स के अंदर। नेक्स्ट, नेक्स्ट वो यहाँ पे थ्योरी वाला काम है, जरूर करना तुम्हें, बहुत इंपॉर्टेंट है। मिथेनॉल, इसको वुड स्पिरिट कहते हैं, वुड के लिए स्पिरिट का काम करता है। मिथेनॉल को वुड स्पिरिट कहते हैं। हाईली पॉइजनस नेचर का होता है, हाईली पॉइजनस नेचर, यूज्ड एज सॉल्वेंट इन पेंट्स। बोलते हैं ना, वो जो नकली नकली जो शराब बनती है ना, डुप्लीकेट वाइन जो बनती है, उसमें एक्चुअल में मिथेनॉल ज्यादा क्वांटिटी में हो जाता है। मिथेनॉल पॉइजनस नेचर का होता है, इसलिए या तो लोगों की डेथ हो जाती है इससे, सही ना, या फिर वो ब्लाइंड हो जाते हैं, ये तो केस ध्यान रखना। इससे डी हम एल्कोहल को डीनेचर भी करते हैं यूजिंग मिथेनॉल। मिथाइल अल्कोहल जो है, इसको प्रोड्यूस करने का तरीका है CO+2H2, वाटर गैस कहते हैं इसको या सिन गैस कहते हैं, फॉर्म में याद कर लेना जरूर। तो इसमें ZnO प्लस Cr2O3 डालेंगे कैटलिस्ट, ZnO और Cr2O3, तो मिल जाएगा मिथेनॉल। तो क्या मिल जाएगा? मिथेनॉल, जिसको वुड स्पिरिट कहते हैं। कैटलिस्ट जरूर याद रखना इसमें, ये पूछा हुआ पेपर के अंदर। फिर रेक्टिफाइड स्पिरिट किसे कहते हैं? 95.6% इथेनॉल को, ये रहा 95.6% इथेनॉल को कहते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। इसको एजियोट्रोपिक मिक्सचर भी कहते हैं, सही ना, एजियोट्रोपिक मिक्सचर, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप कहते हैं इसको, सही ना, जो बनता है पॉजिटिव डिवीजन में। और अगर 100% इथेनॉल है तो उसको बोलते हैं एब्सोल्यूट अल्कोहल। 100% इथेनॉल है तो बोलेंगे एब्सोल्यूट अल्कोहल। ये ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं वन वन वर्ड में। फिर आया व्हाट इज डी नेचर्ड अल्कोहल, बोर्ड में पूछा हुआ है, नीचे कर लेना। व्हाट इज डी नेचर्ड अल्कोहल? डी नेचर्ड अल्कोहल, तो अल्कोहल को डी नेचर करते हैं। अल्कोहल इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पजेस, सही ना। ये अल्कोहल जो होता है मेनली सॉल्वेंट की तरह यूज होता है इंडस्ट्रीज में, लोग अपने पर्पस, पर्सनल पर्पस के लिए यूज ना करें, इसलिए अल्कोहल को डीनेचर करते हैं। इट इज मेड अनफिट फॉर ड्रिंकिंग पर्पस बाय एडिंग कॉपर सल्फेट टू गिव इट कलर, एंड बाय एडिंग पायरिडीन, पायरिडीन डालते हैं टू गिव इट फाउल स्मेल, अनप्लेजेंट स्मेल। तो ये जरूर कर लेना, इंपॉर्टेंट है, व्हाट इज डीनेचर्ड अल्कोहल। फिर पावर अल्कोहल क्या होता है? पावर अल्कोहल, एब्सोल्यूट अल्कोहल यानी 100% इथेनॉल प्लस पेट्रोल, पेट्रोल को लेते हैं सॉल्वेंट की तरह। अगर पेट्रोल में एब्सोल्यूट अल्कोहल डिसॉल्व नहीं करता तो बेंजीन लेंगे एज को सॉल्वेंट, इन तीनों को मिलाते हैं तो बनते हैं पावर अल्कोहल, यूज फॉर जनरेटिंग पावर। एब्सोल्यूट अल्कोहल प्लस पेट्रोल प्लस बेंजीन एज को सॉल्वेंट इज कॉल्ड एज पावर अल्कोहल, यूज फॉर जनरेटिंग पावर। फिर यूजेस, यूजेस तुम्हें पता ही है अल्कोहल्स के। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अल्कोहलिक बेवरेजेस, एज ए सॉल्वेंट होता है इंडस्ट्री के अंदर, एज ए सॉल्वेंट फॉर पेंट इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री या परफ्यूम्स वगैरह में भी यूज होता है ये। और बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो होते हैं उनको प्रिजर्व करने के काम भी आता है अल्कोहल, है ना, उनको प्रिजर्व करने के काम भी आता है अल्कोहल, सही है, ध्यान रखना है। फिर फर्मेंटेशन प्रोसेस, फर्मेंटेशन बता रखा है बायोमोलिक्यूल्स के अंदर, बड़े मॉलिक्यूल को, बड़े कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़ना सिंपलर मॉलिक्यूल्स के अंदर विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, सही ना, प्रोड्यूसिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यही है फर्मेंटेशन, यही ना, स्लो डिकम्पोजिशन ऑफ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम जो बॉडी के अंदर होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस होते हैं। तो ये अब इसका इसकी रिएक्शन दिखानी है।
सही है। सुक्रोज मेनली मिलता है हमें मोलासिस से और फ्रूट जूसेस से, मोलासिस से या फ्रूट जूसेस से। तो इसमें रिएक्शन दिखानी फर्मेंटेशन की, वो जरूर करना है, नीचे करना है निश्चय। हाँ, देखो ये रिएक्शन दिखानी है तुम्हें इसके अंदर। ये है सुक्रोज, फर्मेंटेशन की रिएक्शन आती है तो ये दिखाना है। सुक्रोज में अगर हमने डाल दिया इनवर्टेज या एसिडिक मीडियम कर दिया हमने, या हमने एसिडिक मीडियम कर दिया, इनवर्टेज मिलता है यीस्ट से। किससे मिलेगा? यीस्ट से, जो लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होता है। सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम इनवर्टेज, या सुक्रेज भी बोलते हैं इसको, इन प्रेजेंट इन यीस्ट, तो मिलता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, हमने पढ़ा हुआ है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। अब इस ग्लूकोज के अंदर जब जाइमेज कैटलिस्ट आता है, ये सारे कैटलिस्ट पूछे हुए मैट्रिक्स मैथ में, आईआईटी मेंस में, सही ना। तो इन्वर्टेज किस लिए होता है? सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट करने के लिए। जाइमेज किस लिए होता है? ग्लूकोज से इथेनॉल बनाने के लिए। जाइमेज कैटलिस्ट डालेंगे तो ये पूरा प्रोसेस दिखाएंगे अगर फर्मेंटेशन पूछ लिया तो। इथेनॉल, इसमें क्वेश्चन आईआईटी ने पूछा एक बार कि अगर ये कंडीशन होती है यहाँ पे एन एरोबिक, एन एरोबिक कंडीशन होती हैं, अगर कंडीशन एरोबिक हो जाएंगी यानी एयर आ जाएगा तो क्या होगा? अगर एयर आ गया तो इथेनॉल नहीं मिलेगा, ये ऑक्सीडाइज होके एयर के प्रेजेंस में क्या दे देगा? एसिटिक एसिड। ये ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, क्या मिल जाएगा? एसिटिक एसिड, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट रिएक्शन विलियमसन सिंथेसिस, देखो इधर। विलियमसन सिंथेसिस नेम रिएक्शन हमने की हुई है। विलियमसन सिंथेसिस होती है फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स, फॉर प्रिपरेशन ऑफ सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स के लिए। तो आर एक्स है एल्काइलाइड से, एल्काइल हैलाइड में अगर मैंने सोडियम एल्कोक्साइड डाल दिया, जैसे आर डैश ओ एन ए, आर डैश ओ एन ए, तो मैग्नीज लगता है SN2। थोड़ा सा गर्म करेंगे मैग्नीज लगेगा SN2, हल्का सा गर्म करेंगे, ध्यान रखना। तो आंसर आ जाता है ROR डैश, ROR डैश, ये इस तरह मिल जाएगा। NaX बाहर निकल जाता है, NaX बाहर निकल जाएगा, ROR डैश मिल जाएगा। तो इसके एग्जाम्पल, जैसे अगर प्राइमरी अल्कोहल है, प्राइमरी एल्काइलाइड है, प्राइमरी एल्काइलाइड जैसे CH5Br, तो इसमें NaBr बाहर निकलेगा, इसमें NaBr बाहर निकल जाएगा इस तरीके से, और आंसर आ जाएगा CH3OCH5, ईथर मिल गया तुम्हें। SN2 मंगाने से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बायोमोलिकुलर, ये एल्काइलाइड में पढ़ा दिया मैंने। CH3ONA सेकेंडरी अगर एल्काइलाइड है, सेकेंडरी एल्काइलाइड में थोड़ी सी क्राउडिंग होती है, SN2 रिएक्शन आसानी से नहीं हो पाती इनके साथ, इसीलिए एलिमिनेशन हो जाएगा। इसको मान लेंगे बेस। अब CH3O- यहाँ न्यूक्लियोफाइल था, यहाँ काम कर रहा है बेस का, और एलिमिनेशन कर देगा Br यहाँ से अल्फा, और CH3 किसी एक CH3 से H बाहर निकल जाएगा। आंसर आ जाएगा मेन प्रोपीन, मेजर आंसर प्रोपीन। और हो सकता है Br हट के OCH3 आ जाए, तो कुछ अमाउंट में ये भी मिलेगा, 2 मिथॉक्सीप्रोपेन, 2 मिथॉक्सीप्रोपेन, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर टर्शरी एल्काइलाइड है तो उसमें तो बहुत स्ट्रांग होती है क्राउडिंग, टर्शरी एल्काइलाइड में ऊपर Br लगा हुआ है, तो इसमें HBr बाहर निकलेगा और आंसर आएगा आइसोब्यूटाइलिन। तो ना आंसर क्या आ जाएगा? आइसोब्यूटाइलिन। तो ये ध्यान रखना, आंसर क्या आ जाएगा? आइसोब्यूटाइलिन। टर्शरी एल्काइलाइड है, कभी भी विलियम सिंथेसिस नहीं करेगा, आंसर क्या आ जाएगा उसमें? एल्कीन। सेकेंडरी में भी मेजर आंसर एल्कीन है, लेकिन कुछ अमाउंट में ईथर मिलता है। और अगर तुम्हें प्रिपेयर करना है एनिसोल, जैसे दीदी रिएक्शन ये क्लोरोबेंजीन प्लस CH3ONA, क्या मिलेगा इसमें? क्लोरोबेंजीन प्लस CH3ONA क्या मिल जाएगा? बोलो। आयुष। एनिसोल। हाँ, इसमें एनिसोल मिलना चाहिए। आयुष पता गलतियां कर रहा है अभी तू, नो रिएक्शन नहीं होगा इसमें। क्लोरोबेंजीन में तू एक्वस क्यों डाल दे, क्या होगा? क्लोरोबेंजीन में अमोनिया डाल दे, क्या होगा? नो। क्लोरोबेंजीन में KSH डाल दे, क्या होगा इन सब केसेस में? नो रिएक्शन। सही ना, नो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस सिविलाइज्ड है, नॉर्मल कंडीशन में रिएक्शन नहीं करता। यहाँ नीचे NO2 लगा दे तो बात अलग है, तो विड्रॉइंग ग्रुप आ गया तो रिएक्शन हो जाती है। इसमें नो रिएक्शन आएगा सब में। तो इसलिए अगर हमें एनिसोल को प्रिपेयर करना है बेंजीन के ऊपर OCH3, बेंजीन के ऊपर OCH3 को प्रिपेयर करना है, तो राइट चॉइस होना जरूरी है। यहाँ लेंगे सोडियम फिनॉक्साइड और साथ में CH3Cl। क्या समझ आ गया? तो क्या मिल जाएगा? एनिसोल, एनिसोल। और अगर C2H5Cl लेंगे, सोडियम फिनॉक्साइड प्लस C2H5Cl ले लिया, तो NaCl बाहर निकलेगा और आंसर आएगा
फेनिटोल। क्या समझ आ गया है? यस सर। तो ये ध्यान रखना, आयुष ये वाली गलती नहीं होनी चाहिए अब। ओके सर। हाँ। अब अगर मान लो तुम्हें ये वाला इथर प्रिपेयर करना है, C6H5OCCH5, और या ये प्रिपेयर करना है डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर, क्या ये प्रिपेयर हो पाएगा विलियमसन सिंथेसिस से? नहीं। हाँ। वाई डाई टर्शरी ब्यूटाइल ईथर एंड डाई एराइल ईथर्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय विलियमसन सिंथेसिस? क्या आएगा आंसर इसका? पहले वाले में तो वो रेजोनेंस रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और दूसरे वाले में तो स्टीरी क्राउडिंग क्राउडिंग है। हाँ। देखो उधर, अगर इसको प्रिपेयर करना है तो तुम्हें रिएक्टेंट लेना पड़ेगा CCH5Cl प्लस CCH5ONA, तभी तो मिलेगा NaCl बाहर निकल के। लेकिन क्लोरोबेंजीन क्या होता है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। तो क्या ये रिएक्शन कर पाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन? सही ना, नहीं होगी रिएक्शन ये, तो नहीं प्रिपेयर हो पाएगा। और इसको प्रिपेयर करना है तो एक रिएक्टेंट लेना पड़ेगा तुम्हें, एल्काइल हैलाइड CH3CCl CH3CH3, ये लेना पड़ेगा टर्शरी। और दूसरा बेस जो लेना पड़ेगा CH3C1A, ये भी सोडियम टर्शरी ब्यूटॉक्साइड होगा। तो यह एल्काइल हाइड टर्शरी है, तो हमेशा आंसर क्या आएगा? आइसोब्यूटाइलिन। HCl बाहर ना, HCl बाहर, आंसर आ जाएगा आइसोब्यूटाइलिन। क्या समझ आ गया? समझ आ गया कि नहीं है? यस सर। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, वाई ईथर्स आर क्लीव्ड ओनली बाय एसिड्स नॉट बाय बेसिस? देखो ईथर के अंदर कोई भी ईथर ले लिया मैंने, जैसे CH3O CH3 या OET, कोई भी ले लो यहाँ पे। ईथर में CO बॉन्ड जो होता है CH3, जैसे CO बॉन्ड इधर है, CO बॉन्ड इधर है, तो CO बॉन्ड उतना ही स्ट्रांग होता है जैसे CO बॉन्ड एल्कोहल में स्ट्रांग होता है। एल्कोहल में CO बॉन्ड स्ट्रांग था, तो उसमें अगर हमें इसका क्लीवेज करना था तो हमने H+ यूज किया था ना। H+ को O लोन पेयर देगा, O लोन पेयर देगा, तो O पे प्लस H2, ये बाहर निकल जाएगा, याद आया कि नहीं? या हमने यूज किया था, अगर तुम्हें ध्यान हो तो, बेटर लिविंग ग्रुप बनाने के लिए इसको THCl यूज किया था, तो HCl बाहर, याद आया कुछ कि नहीं? वो भी एक तरीका था। लेकिन अब ईथर का ही सेम बॉन्ड था, अगर ईथर में बॉन्ड क्लीवेज करना है तो इसमें भी हमें एसिड यूज करना होता है, बेस नहीं। रीजन, ईथर तो खुद ही अच्छे बेस है, ओके लोन पेयर है, तो बेस के साथ बेस की रिएक्शन तो नहीं होगी ना, बेस का क्लीवेज तो नहीं होगा। इसलिए इसलिए ईथर का भी CO बॉन्ड जो होता है स्ट्रॉन्ग होता है, उसको क्लीव करना है तो प्रोटोनेट ही करना पड़ेगा उसको एसिड के साथ। क्या समझ आ गया? ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछा हुआ है, वाई ईथर आर क्लीव्ड ओनली बाय एसिड्स नॉट बाय बेसिस? In ether, CO bond is as strong as in alcohols. So in order to cleave it, it must be protonated. It must be protonated. इसको प्रोटोनेट करना पड़ेगा, इसमें H+ डालेंगे तो CH3O पे प्लस HET आएगा, और अब इसका क्लीवेज हो जाएगा कहीं से भी। समझ गए कि नहीं? तो ये ध्यान रखना, ये और इधर खुद ही अच्छे बेस हैं, तो बेस का क्लीवेज नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है, ये लिखा हुआ आंसर इसका। अब अब रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट, ये आंसर लिखा हुआ इसका इधर है ना, और क्लीवेज दिखा भी रखा है। क्लीवेज दिखा भी रखा है, नीचे नीचे करो ऊपर, और नीचे करो खाली पेज में। चलो ये पूरा हो गया ना नीचे? कर दो पूरा नीचे अगर होता तो, नहीं नीचे। हाँ बस ये खाली जगह ही रहने दो इसको। देखो, अब रिएक्शन है क्लीवेज विद HI। अभी इस तरह का क्लीवेज विद HI, मान लो ये लिया मैंने, इसको ध्यान से करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में बहुत बार आया वो क्वेश्चन। CH3OCH5, अगर मैंने इसमें डाल दिया HI या HBr लिमिटेड अमाउंट में, वन इक्विवेलेंट, HI या HBr, तो आंसर आता है जो हेलाइड आयन है ना, HI माइनस विल अटैक ऑन स्मॉल एल्काइल पार्ट, आंसर आएगा CH3I प्लस CH5OH, यानी क्लीवेज यहां से होगा, और CH3I आएगा और CH5OH आएगा, ये ध्यान रखना है। और अगर एक्सेस में चाहिए, अगर एक्सेस में चाहिए तो ये भी दोबारा HI से रिएक्टर के क्या बना देगा, CH5। तब सोचना ही नहीं है, कहीं पे भी आई लगा दो, दो आई लगने हैं सीधा, तब सोचना नहीं है। अब इसका मैकेनिज्म, अगर दोनों प्राइमरी हैं एल्काइल ग्रुप, या सेकेंडरी है, कोई भी एक सेकेंडरी हो प्राइमरी हो कुछ भी चलेगा, सही ना, एल्काइल है, एल्काइल ग्रुप प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, मैंने डाला HI में I इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ओ अपने लोन पेयर H+ को देगा,
ओ पे नोट पर H प्लस को देगा तो ये आएगा CH3O पे प्लस H C2H5, ये चीज आ गई। और उसके बाद I माइनस अटैक करेगा SN2 से, क्योंकि दोनों कैटायन क्या है, दोनों कैटायन बन रहे हैं जो प्राइमरी हैं। I माइनस अटैक करेगा SN2 के मैग्नेस से, यहां से क्लीवेज होगा। I माइनस छोटे एल्काइल पार्ट पे अटैक करेगा स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से। आई माइनस छोटे एल्काइल पार्ट पे अटैक करेगा स्टीरिक क्राउडिंग की वजह से SN2 मैग्नेस में। तो आंसर आएगा CH3I प्लस C2H5OH। क्या समझ आ गया? क्या समझ आ गए? यस सर। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दूसरा है, ये पहला मैकेनिज्म हो गया। अब दूसरा एग्जांपल, मान लो एक है टर्शरी और एक है प्राइमरी। अब इसमें डाल दिया मैंने HI। तब इस केस में मैकेनिज्म चलता है SN1 और I माइनस अटैक करेगा बड़े एल्काइल पार्ट पे। अब क्लीवेज यहां से होगा, I माइनस अटैक करेगा CH3 होल थ्राइस C पे, और यहाँ पे H आएगा, दूसरे O के साथ H आएगा। तो आंसर आ गया CH3 होल थ्राइस CI और CH3OH। और एक्सेस में है तो ये वाला CH3OH भी कन्वर्ट हो जाएगा HI CH3I के अंदर। तब सोचना ही नहीं है, दोनों का आई लगाना है। मैकेनिज्म इसका कैसे है? SN2 SN1 HI, HI डाला, I इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ओपन लोन पेयर इस H प्लस को देगा, ओपन लोन पेयर H प्लस को देगा, तो आ गया CH3 होल थ्राइस C, O पे प्लस H CH3। अब क्लीवेज होगा यहां से। अब पहले पूरा कार्बोटाइन बनेगा। SN1 का मतलब क्या होता है? कार्बोकटाइन का फॉर्मेशन अब होगा। CH3 होल थ्राइस C प्लस प्लस CH3OH। अब पूरा कार्बोटाइन बना और अब अटैक करेगा I माइनस SN1 से, और आंसर आ जाएगा ये। तो ये दोनों केसेस ध्यान रखना। अगर एल्काइल ग्रुप टर्शरी है, एलाइल है, बेंजाइल है, या इनसे ज्यादा स्टेबल है कार्बोटाइन, तो हमेशा SN1 मैकेनिज्म लगाना। तो मैकेनिज्म लगाना SN1। सेकेंडरी हो, प्राइमरी हो, या कम स्टेबल हो, तो उसके इसमें मैकेनिज्म लगेगा SN2। दोनों मैकेनिज्म समझ आ गए कि नहीं है? यस सर। तो ये दोनों मैकेनिज्म ध्यान रखना इसके अंदर। दोनों मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है। ऊपर लिखे हैं, मैं हटा रहा हूँ उसको, नोट करना, खुद हाथ से लिखना, तब समझ आएंगे। ऊपर देखो, इससे ऊपर करना। देखो पहला मैकेनिज्म, ये चीज लिखी है, CH3 OCH3 था, HI डाला, HI डाला, आई इलेक्ट्रॉन लेके गया, O ने नोट पर दे दिया H प्लस को, O पे प्लस आ गया H, और उसके बाद यहाँ ये इलेक्ट्रॉन देखे जा रहा है, आई माइनस इस पे अटैक कर देगा। इसने एग्जाम्पल बेटर बेटर एग्जाम्पल नहीं शो की। एग्जाम्पल बेटर होती अगर एक ग्रुप होता CH5, तब ज्यादा बेटर होता क्वेश्चन। चलो छोड़ दो, इसी से कर लेना। ये SN2 मगन से हो गया, सही ना? ये हो गया SN2 मगन से। नेक्स्ट है, और एक्सेस में है तो भी दिखा रखा है इसने। CH3O जो बना है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा CH3I के अंदर। मैकेनिज्म 2, सेकंड दिखाना मैकेनिज्म। देखो सेकंड मैकेनिज्म, अब एल्काइल ग्रुप आ गया टर्शरी, टर्शरी आ गया। अब फिर HI में I इलेक्ट्रॉन लेके गया, O ने नोट पर दिया H प्लस को, और O पे प्लस H आ गया। अब I माइनस अटैक करेगा, पहले कार्बोटाइन बनेगा, इलेक्ट्रॉन ये ले गया, टर्शरी कार्बोटाइन मोर स्टेबल ये बन गया, CH5OH अलग हो गया। अब SN1, SN1 से I माइनस अटैक करेगा, I माइनस अटैक करेगा, सही ना? एक मिनट, इसमें दिखाया नहीं है क्या? ये रहा, Br माइनस था ना, HBr था। अब कार्बोटाइन बन गया, Br माइनस अटैक कर देगा इस पे, और आंसर आ जाएगा CH3 होल थ्राइस CBr। क्या क्लियर हो गया ये? क्या क्लियर हो गया ये? यस सर। तो ये इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म दोबारा बता दिया मैंने तुम्हें, जरूर लिख के देखना दोबारा। और अब क्वेश्चंस इसके नीचे देख लो, क्वेश्चंस नीचे नीचे कर दो पूरा, ये क्वेश्चन लिखने चाहिए। व्हाट हैपेंस व्हेन HI रिएक्ट्स विद आइसोप्रोपाइल इथाइल ईथर? ये आइसोप्रोपाइल ईथर बना दिया, और इथाइल है तो CH5, इसमें डाला HI या HBr। आई अटैक करेगा छोटे एल्काइल पार्ट पे, क्योंकि दोनों को दोनों, एक सेकेंडरी वाला पार्ट है, एक प्राइमरी है, तो SN2 मैकेनिज्म चलेगा। आंसर आएगा CH5I प्लस CH3 होल ट्वाइस CHOH। और उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। ये पहला क्वेश्चन हो गया, बी पार्ट। ए हो गया बी पार्ट, टर्शरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर, इसमें HI डाल दिया, तो इसमें भी I माइनस, इसमें कार्बोटाइन स्टेबल बनेगा,
कार्बोटाइन स्टेबल बनेगा, इसलिए SN1 मैकेनिज्म चलेगा इसमें। तो आई माइनस अटैक करेगा बड़े वाले इलेक्ट्रॉन पार्ट पे, इन्हीं दोनों का मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बताया था अभी। CH3 होल थ्राइस Ci प्लस CH3OH। एक्सेस में होगा तो अल्कोहल नहीं बनेगा, आई लगा देना अगर एक्सेस में होगा। इसमें अगर एनहाइड्रस एच आई डाल देंगे ना, एनहाइड्रस पानी नहीं है हल्का सा भी, तो फिर CH आई मैंने छोटे वाले पे अटैक करेगा, SN2 चलेगा मैकेनिज्म तब। CH3I प्लस CH3 होल थ्राइस COH, ये ध्यान रखना चीज का। और अगर एनिसोल है, इसमें एच आई डाल दिया, सी पार्ट एनिसोल, इसमें डाल दिया एच आई, तो क्या होगा, फिनॉल प्लस CH3I। इसमें तो क्लीवेज ही यहां से होना है, फिनॉल यहाँ पे तो रेजोनेंस हो रही है ना, बॉन्ड टूटेगा ही नहीं, CO बॉन्ड तो फिनॉल प्लस CH3I आ जाएगा। एलाइल विनाइल ईथर है, डी पार्ट देखो, एलाइल विनाइल ईथर, ये विनाइल ग्रुप, ये एलाइल ग्रुप। अगर ये है तो इस केस में तुम्हें दिख रहा है एलाइल कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल है, तो मैंने चलेगा SN1, आई में अटैक करेगा ज्यादा स्टेबल कार्बोटाइन वाले पार्ट पे, ये बन गया CH2I, और प्लस मिलेगा CH2 बॉन्ड CHOH। क्या आंसर यही आएगा, क्या आंसर यही होगा? नो सर। टोटोमराइज कर क्या जाएगा। आएगा? हाँ बहुत अच्छे, ये ध्यान रखना इस चीज का, टोटोमराइज कर जाएगा, विनाइल कोल नहीं मिलेगा आंसर में, ये टोटोमराइज कर जाएगा और आंसर आ जाएगा CH3CHO। सही ना, आंसर आएगा CH3CHO। क्लियर है कि नहीं ये तो आएगा ही आंसर, साथ में CH3CHO। फिर सेकेंडरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर है, सेकेंडरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, सेकेंडरी ब्यूटाइल इथाइल ईथर, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा ये इथाइल ईथर। तो इसके इसमें एच आई डाला, तो इसमें आई माइनस अटैक करेगा छोटे एल्काइल पार्ट पे, मैग्नीज होगा SN2, CH5I आएगा प्लस CH3 CH5OH, ये कुछ नहीं है, CH3 CH CH5OH, ये आंसर आ जाएगा। फिर F पार्ट डाई एराइल ईथर, इसमें क्या आएगा आयुष? सर नो रिएक्शन। बिल्कुल सही है, सर यहाँ पे O जो है, इसके लोन पर यहाँ पे भी जा सकते हैं, यहाँ पे भी जा सकते हैं, तो CO बॉन्ड का डबल बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन गया, तो इसलिए क्लीवेज नहीं होगा एसिड से भी, नो रिएक्शन। डाई एराइल ईथर्स आर नॉट क्लीव्ड बाय HI, IIT ने भी पूछा हुआ एक बार, डाई एराइल ईथर्स आर नॉट क्लीव्ड बाय HI, ये IIT ने भी पूछा हुआ है। ये इजी वाले क्वेश्चन करा दिए मैंने सारे, इसमें बहुत सारे स्टीरियो केमिस्ट्री वाले क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने नहीं कराए हैं अभी, बोर्ड लेवल के लिए इतना सफिशिएंट है। फिर क्या, व्हाट हैपेंस व्हेन क्लोरोबेंजीन रिएक्ट्स विद सोडियम मेथॉक्साइड, क्या होगा आयुष? अभी पूछा था। सर नो रिएक्शन। हाँ इसमें नो रिएक्शन आएगा, क्यों? अभी बताया सर ना। क्लोरोबेंजीन रेजोनेंस स्टेबलाइज है। हाँ, हाउ कैन दिस रिएक्शन बी फेवर्ड? सर मतलब NO2 ग्रुप लगा दो उस पे। बहुत अच्छे, ऑर्थो पे या पैरा पे NO2 ग्रुप लगा देंगे, विडोइंग ग्रुप लगेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे प्लस आएगा तो OCH3 नेगेटिव अटैक कर देगा। क्या क्लियर है ये? तो हो जाएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यस सर। तो ये अल्कोहल फिनोल ईथर तीनों टॉपिक खत्म हो गए, एनसीईआरटी क्वेश्चन नहीं कराया मैंने अभी, सही ना, एनसीईआरटी क्वेश्चन मैं करा दूंगा बाद में, लेकिन चैप्टर खत्म हो गया तुम्हारा। और इसमें एक थ्योरी वाला पार्ट है, जरूर कर लेना। ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर अगर होगा, जैसे ये है, ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर है अगर, तो अपने आप ही ये एयर एयर के थ्रू ऑक्सीडेशन हो जाता है इसका, और आंसर आ जाता है कोई भी एक पार्ट, किसमें कन्वर्ट हो जाता है ये, CHOOH, पता है ना ये? वन इथॉक्सी इथाइल पेरोक्साइड, ये पढ़ा हुआ ना कन्वर्जेंस में आयुष? यस सर यस। वन इथॉक्सी इथाइल पेरोक्साइड आ जाता है, और ये होता है डेंजरस बहुत, ये एक्सप्लोजिव फॉर्म में होता है, ये डेंजरस है। क्या क्वेश्चन था इसके अंदर बताया आयुष, याद हो तो अगर? ओल्ड सैंपल ऑफ ईथर्स आर जनरली एक्सप्लोजिव, तो उसको चेक करने के लिए क्या डालते थे इसके अंदर, ये इसके अंदर पेरोक्साइड बना कि नहीं बना, इसमें FeSO4 डालते थे, साथ में KCNH डालते थे, और KCNH जब भी KCNH या KHCN जब भी डलता है तो आना चाहिए ब्लड रेड कलरेशन, अगर ब्लड रेड कलरेशन आ गया तो इसका मतलब पेरोक्साइड प्रेजेंट है ईथर के अंदर, ये पेरोक्साइड प्रेजेंट है इस ईथर के अंदर। तो उसको रिमूव करने का तरीका क्या था, के के साथ शेक करेंगे,
के आई के साथ चेक करेंगे तो आई माइनस ऑक्सीडाइज हो जाएगा I2 के अंदर, और ये जो परऑक्साइड है वो दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, रिड्यूस होके ईथर के अंदर। तो हाउ टू रिमूव परऑक्साइड एंड हाउ टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ परऑक्साइड, दोनों इंपॉर्टेंट है। डिटेक्शन करेंगे इस तरीके से, ब्लड रेड कलेक्शन, और रिमूवल करना है तो इस तरीके से, कि कैसे चेक करके। ये बोर्ड के सिलेबस में नहीं है पूरा। क्या समझ आ गया पूरे चैप्टर? यस सर। हाँ, ये खत्म हो गया यहाँ पे। अब एक चैप्टर रह गया हमारा, एल्डिहाइड कीटोन्स। एल्डिहाइड कीटोन्स कार्बोक्सिलिक एसिड रह गया वो, उसको भी मैं जल्दी जल्दी कराऊंगा ऐसे ही नोट्स से, मैक्सिमम चीजें उसमें भी पढ़ रखी होंगी। तो ये पढ़ देना जरूर, दोनों चैप्टर के नोट्स मेरे को दिखाने हैं तुम्हें। मंडे का होमवर्क है तुम्हारा ये। बाकी होमवर्क के अलावा इन दोनों चैप्टर के बिल्कुल नीट एंड क्लीन नोट्स दिखाना है। लेक्चर मैं तुम्हें भेज दूंगा ग्रुप पे ही, जरूर कर लेना इस काम को। नोट्स नहीं लिखोगे तो कुछ समझ नहीं आएगा। अभी समझ गया जो तूने गलती की है, छोटी सी गलती थी वो, क्लोरोबेंजीन रिएक्शन विद, समझ गया कि नहीं? यस सर। हाँ, ये ये तो गलती तब नहीं होगी अगर हाथ से लिखना जरूरी है, लंबे समय तक याद रहता है। तो हाथ से जरूर लिखना। लेक्चर देखना हो लेक्चर दोबारा देख लेना, नोट्स तुम्हारे पास है, कुछ जो एक्स्ट्रा बातें बताई हैं उनको लिख लेना जरूर। सही ना, नेक्स्ट टाइम करेंगे आगे, मंडे के लिए प्रिपेयर रहना। ये वाला होमवर्क जरूर दिखाना है।